Good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to discuss about the two-dimension elastic oblique collision. साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्विविमीय तिर्यक संघट और वो भी प्रत्यास्थ। तो द्विविमीय तिर्यक प्रत्यास्थ संघट, द्विविमीय तिर्यक प्रत्यास्थ संघट। देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिएगा, द्विविमीय तिर्यक प्रत्यास्थ संघट ये डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो पिंड हैं कुछ इस तरीके से, देखिएगा। एक ये है m1 इक्वल टू m, u1 इक्वल टू u वेग से दूसरे समान द्रव्यमान के पिंड से जो कि विराम में रखा है, u2 इक्वल टू 0 पर रखा है, सीधा इस तरीके से संघट करते हैं। और ऐसा भी है कि ये पिंड जो है एक दूसरे से टक्कर के पश्चात, जैसे यहाँ पर संघट किया तो संघट के पश्चात इस तरीके से तिर्यक v1 और v2 वेग से मुड़ जाते हैं अल्फा कोण और बीटा कोण। ठीक है ना। दरअसल ये था कैसे, ऐसे था कि ये पिंड इस तरीके से m1 वाला आया और ये इस तरीके से आया m2 वाला। इनका θ1 0 और θ2 0, और इस तरह से जब ये संघट किए और संघट के पश्चात ये क्या हो जाएगा, v1 और v2 वेग से गतिमान हुए। तो हमने इस प्रक्रिया को थोड़ा साधारण करने के लिए इसका भी कोण 0 और इसका भी कोण 0 मान लिया है। तो इस तरीके से संघट करके और ये इस तरीके से ऑब्लिक यानी तिरछा एक दूसरे के गतिमान हो जाते हैं। तो हमें ये दर्शाना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कि मतलब अगर कोई दो पिंड ऑब्लिक यानी तिर्यक संघट करते हैं तो संघट के पश्चात उन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो समकोण होगा या 90 डिग्री होगा। तो चेक करते हैं, देखिएगा। इसकी दो स्थितियां बनाएंगे हम। पहली स्थिति जो है क्षैतिज की, क्षैतिज में। तो देखिएगा इसका जो ये है, ये m1 था, m u1 वेग से, ये u2 इक्वल टू 0 है m2 वेग से। और जब यहाँ संघट किए तो ये वाले का v1 का क्षैतिज वेग हो जाएगा v1 cos अल्फा, और इसका हो जाएगा v2 cos बीटा। इसका ऊर्ध्व घटक होगा v1 sin अल्फा और इसका होगा v2 sin बीटा। ध्यान रखिएगा, v1 का जब घटक लेंगे तो क्षैतिज cos में और ऊर्ध्व sin में, इसी तरह v2 का घटक लेंगे तो क्षैतिज cos में और ऊर्ध्व sin में। तो अभी हम क्षैतिज अवयव ले रहे हैं v2 cos बीटा। तो अब ये हो गया क्षैतिज के लिए। और इसी तरह से ऊर्ध्व में अगर देखें तो ये m1 इक्वल टू m, u1 इक्वल टू u है, u2 इक्वल टू 0, ये m2 है। और ये ऊपर की तरफ है m1 का घटक v1 sin अल्फा और m2 का है ऊपर की तरफ अगर कर देंगे तो माइनस v2 sin बीटा, माइनस चिन्ह के साथ। तो पहले हम क्षैतिज वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। क्षैतिज में तो प्रत्यास्थ संघट है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही चीजें होंगी, संवेग भी संरक्षित रहेगा और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होगी। तो संवेग संरक्षण m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये आया। तो ये आ जाएगा u इक्वल टू v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा, ये आया
पहला समीकरण समवेग संरक्षण के नियम से। अब हम इसमें यूज करेंगे गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से। देखिएगा, गतिज ऊर्जा संरक्षण में संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा 1/2 mu² प्लस 0 रहेगी दूसरे वाले पिंड की, इक्वल टू 1/2 m v1 cos अल्फा स्क्वायर, तो cos स्क्वायर अल्फा, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा। या u स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए पहले समीकरण को वर्ग करें, समीकरण 1 का वर्ग। तो देखिएगा, u स्क्वायर इक्वल टू v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस 2v1 v2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू u स्क्वायर। देखिएगा, अब u स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 2 में क्या है, ये मान इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, 2v1 v2 cos अल्फा cos बीटा। तो ये देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2v1 v2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू 0, या cos अल्फा cos बीटा का मान आ गया 0। इसको हमने मान लिया समीकरण 23। ठीक है ना। अब हम ऊर्ध्व स्थिति को सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू 0। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इक्वेशन 3 मान लिया। अब हम ऊर्ध्व स्थिति में सॉल्व कर रहे हैं, ऊर्ध्व में, तो ऊर्ध्व में हो जाएगा। देखिएगा, फिर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई करेंगे, तो m1 u1 प्लस, देखिएगा इसका ये सब क्षैतिज में है, ऊर्ध्व वेग इनके कुछ नहीं है। अगर इसका ऊर्ध्व दिशा में वेग देखें तो ये भी शून्य और ये भी शून्य, तो m इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 इक्वल टू m1 v1 साइन अल्फा प्लस m2 v2 साइन बीटा। तो m1 m2 दोनों समान है, तो m कॉमन ले लिया, और ये वेग ध्यान रखना माइनस चिन्ह के साथ है, तो ये हो जाएगा v1 साइन अल्फा माइनस v2 साइन बीटा इक्वल टू 0। 4 समीकरण। और अब गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लगाएंगे, तो गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, या v2 साइन बीटा होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो ये प्लस चिन्ह आ जाएगा, तो ये तो 0 रहेगा। v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये समीकरण आ जाएगा 5। अब हम देखो, फिर अगर इसका स्क्वायर कर दें तो एक संबंध आ जाएगा, तो समीकरण 4 का वर्ग, तो इसको जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2v1 v2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखिए v1 साइन स्क्वायर अल्फा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 माइनस 2v1 v2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0, और इसको हमने मान लिया समीकरण 6। ठीक है, तो ये आ गया साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0, इसको हमने 6th इक्वेशन मान लिया। और अब इन दोनों को सॉल्व कर दें इस फॉर्मूले से, जहाँ ये दोनों
उपयोग होते हैं। तो इसका उपयोग हम ले लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी 0 है और ये भी 0 है। कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। 0 को हम कॉस 90 लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये संबंध प्रूफ हुआ कि टकराने के बाद संघट्ट प्रत्यास्थ है और तिर्यक है। तो जब ये पिंड टकरा करके कुछ कोण पर एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो वहां पर उन दोनों पिंडों के बीच का जो कोण होगा वो उनका योग, ये कह सकते हैं कि दोनों पिंड जिस वेग से गतिशील होंगे उनके साथ क्षैतिज से कुछ कोण बनेंगे, वो कोण दोनों के बीच का समकोण होगा। तो इस तरीके से इस बात की भी पुष्टि हुई। यहाँ पर हम एक चीज और जानेंगे कि जैसे कोई वस्तु है विरामावस्था से ऐसे छोड़ी जाती है किसी ऊंचाई से, तो देखिएगा जब ये टकराएगी तो ये मान लीजिए कि इसका वेग v है और ये है टकराने का वेग। तो ये टकरा करके जब रिबाउंस होगी ऐसे, तो ये मान लीजिए कि v डैश है उछलने का वेग। तो ये इस पृष्ठ पर डिपेंड करता है, यहाँ पर इसका प्रत्यास्थता गुणांक भी होगा जिसे ई कहते हैं। तो उछलने का वेग बराबर ई इंटू टकराने का वेग, ये सूत्र होता है। इसका हमने पीछे भी एक रूप पढ़ा था, v डैश अपॉन v इक्वल टू ई, यानी जो टक्कर के बाद का वेग था परिवर्तन और टक्कर के पूर्व का वेग परिवर्तन का अनुपात था 1, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक बोला गया था। तो वही फॉर्मूले से यहाँ पर भी है कि उछलने का वेग बराबर ई इंटू टकराने का वेग, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जब ये पिंड इस तरीके से टकराता है तो अब ये रिबाउंस होगा, तो ये है h, तो ये होगी h1, फिर अगली बार ये h2 होगी, फिर अगली बार ये h3 होगी और ऐसे ही ये hn हो सकती है। तो देखिएगा इनमें क्या संबंध है, तो एक रिलेशन हम निकाल के डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा ये होता है, यहाँ पर जब ये टकराएगी तो v क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 2gh, तो v का मान आ जाएगा अंडर रूट 2gh। और उछलने का वेग किस वेग से उछलेगी, e इंटू टकराने का वेग, तो e इंटू अंडर रूट 2gh। अब जब ये यहाँ तक जाएगी तो इसका फिर वेग यहाँ 0 होगा, यानी पहले उछाल में इतनी ऊंचाई तय किया। तो देखते हैं v डैश स्क्वायर इक्वल टू, ये जो वेग होगा ये किसका काम करने लगेगा, प्रारंभिक वेग का, u डैश का स्क्वायर माइनस 2gh1, तो ये 0 और v डैश u डैश के इक्वल है e स्क्वायर 2gh माइनस 2gh1, तो e स्क्वायर 2gh इक्वल टू 2gh1, तो e स्क्वायर इंटू h इक्वल टू h1। देखिएगा ये संबंध आया h1 इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू h। तो पहले उछाल में इतनी ऊंचाई तय किया, तो दूसरे उछाल में क्या होगा, यही सीक्वेंस आ जाएगा। इसके पहले ये ऊंचाई थी, अब जब यहाँ निकाल रहे हैं तो इसके पहले कौन सी ऊंचाई है, ये ई स्क्वायर इंटू उसके पूर्व की ऊंचाई। फिर आगे वाला निकालना है h3, तो ई स्क्वायर इंटू इसके पहले वाली ऊंचाई। तो हम व्यापक फॉर्मूला अगर hn लिखें तो ई स्क्वायर के इंटू hn-1, ये एक सामान्य सूत्र हो जाएगा। और अगर सब के मान प्रारंभिक ऊंचाई के रूप में लिखें तो देखिएगा h1 इक्वल टू ई स्क्वायर की घात 1 इंटू h, h2 लिखेंगे तो ई स्क्वायर की घात 2 इंटू h। जितना यहाँ पर जो उछाल होगी वही यहाँ पर ई स्क्वायर की घात आ जाएगी। h3 इक्वल टू ई स्क्वायर का क्यूब h, ऐसे ही
एच एन निकालना है तो ई स्क्वायर के पावर एन इंटू एच। तो ये उछाल में प्राप्त ऊंचाइयों में संबंध आ जाएगा। ओके।